सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओनली यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी पर आपका स्वागत है। और आज मैं यहाँ पे आपके सामने लेके आई हूँ सोशल साइंस की, सामाजिक विज्ञान की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस, जो कि आपके एग्जाम के बेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो आप बिल्कुल देखना ना भूलिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए। देखते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो बताना है यहाँ पर कि जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है वह कितनी होती है। तो पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। कितनी होती है? 6370 किलोमीटर होती है। ये आपको बिल्कुल फिक्स से याद करना है। आगे नेक्स्ट है, मेंटिल क्या है? भूप्रपट्टी के नीचे अवस्थित परत जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है, मेंटिल कहलाते हैं। देखो क्या होता है मेंटिल, जो कि भूप्रपट्टी के नीचे, जो हमारी भूमि है इसके नीचे अवस्थित एक परत है जो कि कितनी 2900 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है। क्या है? 2900 किलोमीटर की गहराई तक, बहुत लॉन्ग टाइप में है अपने आप में। और उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम मेंटिल कहते हैं। कहाँ पर है ये? भूप्रपट्टी के नीचे, भूमि के नीचे। फिर नेक्स्ट है, मेंटिल का निर्माण कैसे होता है? अब ये भी तो बताना है कि जो मेंटिल है इसका निर्माण कैसे होता है। तो मेंटिल का निर्माण ठोस शैलों द्वारा होता है। शैल क्या होते हैं? जो चट्टाने होती है। और ठोस जो बिल्कुल अपने आप में बहुत कठोर होती है, जैसे आग्नेय शैल अपने आप में क्या होती है? कठोर होती है। तो आग्नेय शैल को हम क्या कह देते हैं? इसको हम ठोस शैल कह देते हैं। तो मेंटिल का जो निर्माण होता है वो ठोस शैल के अकॉर्डिंग होता है। किससे होता है? मेंटिल का निर्माण होता है ठोस शैलों के द्वारा होता है। बस ये सिर्फ 2 वर्ड्स याद करने हैं आपको। किसके द्वारा होता है? ठोस शैलों के द्वारा होता है। ठोस शैल कौन कौन सी होती है? हमारी आग्नेय चट्टाने होती है। शैलों को हम क्या कहते हैं? चट्टाने बोलते हैं। कोर क्या है? इसके भागों के नाम लिखो। यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है जो कि निकिल तथा लोहे खनिज तत्वों से निर्मित है। इस परत के 2 भाग हैं, बाह्य कोर एवं आंतरिक कोर। देखो क्या होता है? कोर क्या होता है? यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत का मतलब क्या होता है? आंतरिक की बात की जाए तो अंदर की परत। यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है, यानी कि सबसे स्टार्टिंग की क्या है? परत है आंतरिक की, जो कि निकिल तथा लोहे खनिज तत्वों से निर्मित है। किससे? उसमें निकिल की मात्रा है और लोहे खनिजों की बहुत ज़्यादा मात्रा है। इस परत के 2 भाग होते हैं। इस परत के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक तो होते हैं बाह्य कोर और एक होता है आंतरिक कोर। इसी को हम क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। देखो कोर क्या होता है, बिल्कुल याद हो जाएगा। कोर क्या होता है? जो कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। आंतरिक का मतलब अंदर की परत है, जो कि किससे निर्मित है? जो कि निकिल और लोहे और खनिज पदार्थों से निर्मित है। बिल्कुल इजी है, कोई रटने वाली बात नहीं है। और इसके यह परत कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। फिर नेक्स्ट है, शैल क्या है? देखो मैंने बताया था आपको शैल क्या होते हैं। शैल का मतलब होता है चट्टाने। जो हमारी बड़ी बड़ी चट्टाने होती है इन्हीं को हम शैल कहते हैं। वे समस्त पदार्थ जिनसे भूप्रपट्टी का निर्माण हुआ है, चाहे वे ग्रेनाइट की भांति कठोर हो या चीका रोडी की भांति नरम एवं मुलायम हो, शैल कहलाते हैं। देखो जो ये है हमारा ग्रेनाइट, नहीं, ग्रेनाइट हमारा आग्नेय चट्टान का एक एग्जाम्पल है कि शैल क्या है। यहाँ पे बताया गया है, वे समस्त पदार्थ जिनसे भूप्रपट्टी का निर्माण हुआ है, जिससे हमारी किसका? पृथ्वी का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है, भूप्रपट्टी का निर्माण हुआ है। चाहे वे ग्रेनाइट की भांति कठोर हो, जो हमारी ये मिट्टी होती है क्या होती है? ऊपर से भूप्रपट्टी बिल्कुल अपने आप में कठोर होती है, या फिर चीका रोडी की भांति नरम एवं मुलायम हो। कुछ क्या होती है हमारी? मुलायम भी होती है, नरम भी होती है, कई अलग अलग प्रकार की होती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? शैल कहते हैं। शैल क्या होते हैं? शैल 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है आग्नेय चट्टान, एक होती है अवसादी चट्टान, एक होती है रूपांतरिक चट्टान। जो हमारी अवसादी चट्टान होती है, अवसादी चट्टानों का जो निर्माण होता है, अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है जब ज्वालामुखी आते हैं और ज्वालामुखी से जो मैग्मा होता है वो मैग्मा निकल के धरती पर पहुंचता है। उसमें बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं और फिर वो लावा के रूप में बाहर जम जाता है। तो उससे ही हमारा आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। और जैसे आग्नेय चट्टान का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, ग्रेनाइट। आग्नेय चट्टान अपने आप में क्या होते हैं? बहुत कठोर होती है और इसमें बिल्कुल भी जीवाश्म नहीं पाए जाते, क्योंकि वहाँ आग होते हैं। तो आग से ही तो निर्मित होती है, ज्वालामुखी से आग निकलती है। तो आग से निर्मित जब हमारी आग्नेय चट्टान होती है तो उसमें जीवाश्म कहाँ पाए जाएंगे? जीव वहाँ थोड़ा ही ना पाए जाते हैं आग में। फिर दूसरी आती है हमारी, दूसरे नंबर पर आती है फिर अवसादी शैल।
अवसादी शैल या फिर चट्टान बोल दो, उसका जो निर्माण होता है, उसका निर्माण जो ये हमारी आग्नेय चट्टान होती है तो आग्नेय चट्टान के रूप में ही उसका निर्माण होता है। जैसे ही वो और क्या हो जाती है, कटफट कठोर होके क्या पड़ जाती है, मुलायम पड़ जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। ये आग्नेय चट्टान जो होती है हमारी, ये आग्नेय चट्टान हमारी बिल्कुल मुलायम होती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि रेत, बजरी, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल्स होते हैं, हमारे अवसादी चट्टान के एग्जाम्पल होते हैं। फिर लास्ट आती है हमारी थर्ड नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अपने आप में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। और थर्ड नंबर पे आती है हमारी रूपांतरिक चट्टानें। जो रूपांतरिक चट्टानें होती है, रूपांतरिक चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, जब आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान दोनों का रूपांतरण होता है तो उससे फिर एक निर्मित नई चट्टान होती है, उसको हम रूपांतरिक चट्टान कहते हैं। इसलिए हमने इसका नाम क्या दिया है, रूपांतरिक, क्योंकि ये अपने आप में रूप परिवर्तन कर लेती है ना। क्लियर है ना बात, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपके। और अगर हम यहाँ पे रूपांतरिक चट्टान का एग्जाम्पल लें तो जैसे कि क्या होता है, संगमरमर, जो पत्थर होते हैं संगमरमर के, जैसे संगमरमर, लोहा, सोना, चांदी, ये सब हमारे किस में आ जाते हैं, ये सब हमारे रूपांतरिक चट्टान में आ जाते हैं। इनसे जैसे हीरा, ये सब हमारे इन्हीं से ही प्राप्त होते हैं हमको। फिर नेक्स्ट है, आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। देखो जो मैंने बताया था आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि चट्टानों के कितने भेद होते हैं, जो चट्टानें होती हैं उनके कितने भेद होते हैं। तो चट्टानों के 3 भेद होते हैं जो निम्नलिखित है। फर्स्ट आग्नेय और अवसादी और रूपांतरिक, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर समझा दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी से। नेक्स्ट है फिर, चंद्र दिवस किसे कहते हैं। 24 घंटे 50 मिनट का वह समय जिस दौरान चंद्रमा की सीध में पृथ्वी पर स्थित बिंदु पुनः एक बार घूमकर चंद्रमा के ठीक नीचे उस बिंदु पर पहुंचता है, चंद्र दिवस कहलाता है। देखो क्या होता है, 24 घंटे और 50 मिनट का वह समय, कितना, 24 घंटे और 50 मिनट, 24 घंटे भी होने चाहिए और फिर 50 मिनट का वह समय जिस दौरान चंद्रमा की सीध में पृथ्वी, बिल्कुल चंद्रमा के सीध में क्या, बिल्कुल चंद्रमा के सीध में पृथ्वी, ऐसे मान लो, कुछ भी आप खुद से इमेजिनेशन कर सकते हो। चंद्रमा की सीध में पृथ्वी पर स्थित बिंदु पुनः एक बार घूमकर, पुनः क्या कर एक बार घूमकर चंद्रमा के ठीक नीचे उस बिंदु पर पहुंचता है। जो चंद्रमा के ठीक नीचे उस बिंदु पर पहुंचता है उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम चंद्र दिवस कहते हैं। इमेजिनेशन करके देख लिया करो, सो फिर याद हो जाता है। फिर नेक्स्ट है, चंद्रमा किससे प्रकाशित होता है। चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है, बल्कि यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। बिल्कुल, जो चंद्रमा होता है हमारा, अगर पूछ रहे थे कि चंद्रमा किसका उपग्रह है, तो चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र क्या है, उपग्रह है। सिर्फ ओनली पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, जो कि चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा किससे प्रकाशित होता है, तो जो चंद्रमा होता है वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी सौरमंडल का एक अंग है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी सौरमंडल का एक अंग है, सबको पता है। फिर है चंद्रमा क्या है, तो मैंने बताया कि पृथ्वी का एक क्या है, उपग्रह है। फिर है एपोजी क्या है, चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति पृथ्वी से सर्वाधिक दूरस्थ होती है, तो इस अवस्था को एपोजी कहा जाता है। देखो, चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति पृथ्वी से सर्वाधिक दूरस्थ होती है, दूर होती है, तो इस स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, एपोजी कहते हैं। जब चंद्रमा के सापेक्ष पृथ्वी की जो स्थिति होती है, क्या होती है, दूर होती है, तो उस अवस्था, उस बीच के डिफरेंस को, उस बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एपोजी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, पेरोजी क्या है। देखो, एपोजी अलग होता है और पेरोजी अलग होता है। चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति पृथ्वी से सर्वाधिक निकट होती है, तो इस अवस्था को पेरोजी कहा जाता है। देखो यहाँ पे बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि नाम बिल्कुल सेम से है, सिर्फ ओनली क्या लगा हुआ है, ए और पे लगा हुआ है स्टार्टिंग में। तो अगर ए से स्टार्ट किया जाए एपोजी, तो उसका मतलब होता है कि पृथ्वी बहुत दूर है, और अगर पी वाले की बात की जाए तो उसका मतलब होता है कि जो हमारी पृथ्वी है वह चंद्रमा के सापेक्ष निकट है, उसके पास से निकट है, तो उस बीच के डिस्टेंस को, उस बीच की अवस्था को हम क्या कहते हैं, पेरोजी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, ग्रहण किसे कहते हैं। देखो, ग्रहण क्या होता है, यदि किसी एक प्रकाश बिंदु से मुक्त होने वाले प्रकाश के मार्ग में
कोई वस्तु आ जाती है तो उससे एक छाया बनती है जिसे ग्रहण कहते हैं। देखो ग्रहण क्या होता है, आपने देखा है जब सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण होते हैं तो उससे क्या हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे समझो, यदि किसी एक प्रकाश बिंदु से मुक्त होने वाले प्रकाश के मार्ग में या अगर प्रकाश के मार्ग में कोई भी वस्तु आ जाती है और वह वस्तु छिप जाती है और उस पर एक छाया बनती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रहण कहते हैं। क्योंकि जो प्रकाश आ रहा है और फिर उसके सामने कोई वस्तु आ जाती है तो जो प्रकाश आ रहा है उस वस्तु पर पड़ जाती है, फिर वो प्रकाश हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाता है, तो उसी को हम ग्रहण कहते हैं। जैसे आप आगे देखोगे ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण कैसे होते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है, देखो आ गया क्वेश्चन। जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य में अवस्थित होती है। क्या, जब पृथ्वी, जैसे ये हमारी क्या है, पृथ्वी, अर्थ है ये हमारी, बना लो कैसे भी कोई। फिर आगे है, जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य होती है, सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य, यहाँ पे क्या मान लो आप, शन मान लो, और यहाँ पे क्या मान लो, मून मान लो। ये मून, ये यहाँ पे शन है और यहाँ पे अर्थ है, के मध्य होती है, बीच में है ना ये हमारी पृथ्वी, मध्य अवस्थित होती है। तो चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं हो पाता है। तो चंद्रमा पर किसका प्रकाश, सूर्य का प्रकाश नहीं हो पाता। इस पे चंद्रमा पर हमारे इसके जो सूर्य का है प्रकाश नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि बीच में क्या आ चुकी है, बीच में पृथ्वी आ गई है। बल्कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, और जो पृथ्वी की छाया होती है वह किस पर पड़ रही है, देखो यहाँ पे चंद्रमा पर, मून पर पड़ने लगती है। तब हमारा क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। बिल्कुल सिंपली सी बात है कि जब चंद्र ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण हमारा तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है। देखो यहाँ पे अर्थ आ गई है, तो उससे जो सूर्य का ये प्रकाश है, सन का ये प्रकाश है, ये सन का जो ये प्रकाश है, ये तब हमारा मून पर नहीं पहुँच पाता है। तो इसी कारण क्या होता है, इसी कारण हमारा चंद्र ग्रहण उत्पन्न होता है। क्योंकि बीच में क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है, और जितना भी इसका प्रकाश है यह सब कौन घेर लेता है, पृथ्वी घेर लेती है। और पृथ्वी की इस पर क्या पड़ जाती है, छाया पड़ जाती है, किस पर, मून पर छाया पड़ जाती है। तो जिससे कि इसको फिर वहाँ पे क्या हो जाता है, अंधेरी टाइप का एक प्रकाश बन जाता है। तो इसी कारण चंद्र ग्रहण होता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा इजी है ये। और ये कब होता है चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण की घटना सदैव कब होती है। देखो क्वेश्चन आ गया, चंद्र ग्रहण की घटना हमेशा पूर्णिमा तिथि को ही होती है। और सूर्य ग्रहण की कब होती है, तो सूर्य ग्रहण की बिल्कुल कब होगी, अमावस्या को होगी। नेक्स्ट है, अपक्षय कितने प्रकार का होता है। जो अपक्षय होता है, अपक्षय 3 प्रकार का होता है, भौतिक, रासायनिक और जैविक। भौतिक तरीके से होता है और रासायनिक तरीके से होता है और जैविक तरीके से होता है। तो कितने टाइप्स हुए इसके, 3 टाइप्स। नेक्स्ट है, हिमानी किसे कहते हैं। देखो हिमानी क्या होता है, हिमानी, हिम का मतलब होता है बर्फ, हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ। बर्फ के गतिशील ढेर को क्या कहते हैं, हिमानी कहते हैं। जो बर्फ के गतिशील ढेर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हिमानी कहते हैं। हिमोड किसे कहते हैं। देखो हिमोड क्या होता है, जब हिमानी चट्टानों को घर्षित कर उसका चूर्ण पर्वत के निचले भागों में जमा कर देता है तो इन्हें हिमोड कहते हैं। देखो जो हिमानी होती है, हिमानी, जब हिमानी घर्षित कर, क्या करते हैं, घर्षित का मतलब होता है जब उसमें घर्षण होता है, जब वे आपस में क्या होते हैं, टकराती है, घर्षण होता है इनमें आपस में, तो उनका क्या बन जाता है, जब चट्टानें आपस में टकराती है तो उनका चूर्ण बन जाता है आपस में। तो जब चूर्ण बन जाता है तो वह पर्वत के निचले भागों में क्या हो जाते हैं, जो पर्वत के नीचे वाले, जो जैसे पर्वत ऐसे होते हैं तो जब पर्वत के नीचे वाले भागों में क्या हो जाते हैं, वे यहाँ पे ऐसे ऐसे जमा कर देता है अपने आप को। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इनको हम हिमोड कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती है। तो रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानें जो होती है वह कितने प्रकार की होती है। तो आग्नेय चट्टानें, रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानें के प्रकार पूछे यहाँ पे कितने प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की होती है, अम्लीय आग्नेय चट्टान और क्षारीय आग्नेय चट्टान। क्लियर है। फिर नेक्स्ट है, अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। तो अवसादी चट्टान वे चट्टान है जो विखंडित ठोस पदार्थ से बनी हो।
या जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के जमाव से निर्मित हो। मैंने आपको बताया था कि जो ठोस हमारी जो चट्टान होती है, कौन सी, आग्नेय चट्टान, जब उसके विखंडित, जब वो क्या हो जाती है, बिखर जाती है, टूट जाती है और उसके विखंडित ठोस पदार्थ से बनी हो, या फिर उसमें क्या जीव जंतु और पेड़ पौधों के कुछ क्या हो, स्ट्रक्चर हो थोड़े छोटे छोटे, तो उससे ही निर्मित हमारी क्या होती है, औषधि चट्टान होती है। और औषधि चट्टान का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे ये इसमें रिवर में, नदी में होते हैं रेत, पत्थर, ये बजरी, ये सब हमारे किसके होते हैं, बलुआ पत्थर, ये सब हमारे औषधि चट्टान के एग्जाम्पल होते हैं। देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औषधि चट्टानों के 2 उदाहरण बताइए, 2 एग्जाम्पल देने हैं यहाँ पे, तो बलुआ पत्थर और खड़िया। फिर नेक्स्ट है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परतों के नाम लिखे। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है उनके नाम, जो पृथ्वी के अंदर संरचना होती है उनके नाम क्या क्या होते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना भूपटल, मैंटिल एवं कोर, ये हमारी क्या होती है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परतों के नाम है। फिर नेक्स्ट है रूप परिवर्तनकारी कारक किन्हें कहते हैं। देखो रूप परिवर्तनकारी कारक किन्हें कहते हैं। भूपटल के भूदृश्य बनते एवं बिगड़ते रहते हैं। बिल्कुल क्लियर है, एक समान तो बिल्कुल इक्वलिटी तो कभी भी नहीं हो पाता, कभी चेंजिंग होता रहता है। भूदृश्यों के विकास एवं विनाश में समेकित रूप से जिन कारकों का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से योगदान होता है उन्हें धरातल पर रूप परिवर्तनकारी कारक कहते हैं। उनको 2 भागों में विभक्त किया जाता है, जैसे अंतजाल बल एवं बहिजाल बल। देखो अब समझते हैं, मैं समझाती हूँ क्या होता है। भूपटल के भूदृश्य बनते एवं बिगड़ते रहते हैं। जो भूपटल के क्या होते हैं, दृश्य होते हैं, कभी क्या होते हैं, अपने आप में बदलते रहते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, चेंजिंग होता रहता है उनमें। भूदृश्यों के विकास एवं विनाश में समेकित रूप से जिन कारकों का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से योगदान होता है, यानी कि भूदृश्यों के विकास डेवलपमेंट में और उसके विनाश में, जहाँ डेवलपमेंट होता है तो वहाँ आपको पता है वहाँ पे विनाश भी उत्पन्न जरूर होता है, क्योंकि हर जगह कठिनाई भी और हर जगह लाभ भी हमको देखने को दोनों मिलते हैं। तो जिन कारकों से इन दोनों रूपों का क्या होता है, योगदान होता है, उन्हें हम धरातल पर रूप परिवर्तनकारी कारक कहते हैं। उनको ही हम क्या कहते हैं, धरातल पर रूप परिवर्तनकारी कहते हैं। उनको 2 भागों में विभक्त किया जाता है, जैसे अंतजाल बल और बहिजाल बल। जैसे बाहर क्या आ जाते हैं, हमारा ज्वालामुखी, भूकंप, तो ये जब उत्पत्ति नीचे से इसकी पृथ्वी से निकलते हैं तो भूकंप, और जो ये ज्वालामुखी होते हैं तो ये ज्वालामुखी तभी तो आती है जब हमारी परत में क्या होते हैं, नीचे से परत में स्ट्रक्चर होता है, उनमें अपने आप में बहुत तरल पदार्थ, जो मैग्मा होता है, खनिज पदार्थ होते हैं, बहुत इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो अपने आप को अंदर ही अंदर क्या नहीं कर पाते, उनको अपने आप अंदर सहन नहीं कर पाते, तो फिर वो जो बल होता है उनका बाहर आके फट जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। तो वो क्या होती है, वो हमारी बहिजाल बल होता है, उन्होंने बाहर की ओर बल लगाया, ठीक है। और जैसे फर्स्ट यहाँ पे दिया है अंतर्जाल बल, कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो कि हमारी पृथ्वी के अंदर ही होती रहती है। नेक्स्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला है कि मैग्मा क्या है। धरातल के अंदर अर्ध तरल पदार्थ पाए जाते हैं जिसे मैग्मा कहते हैं। मैंने बताया आपको मैग्मा क्या होता है, मैग्मा पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक का भाग होता है। और जब यही मैग्मा हमारी धरातल पर पहुंचता है और धरातल पर पहुंचकर ज्वालामुखी के अकॉर्डिंग जब ये आग के अंगारे में धरातल पर जब ये पहुंचता है और पहुंचकर ये हमारे पूरी पृथ्वी पर कैसे बिल्कुल ऐसे बिछ जाता है, आसपास में हर जगह ये बिछ जाता है, तो उस बिछे हुए को फिर हम क्या कहते हैं, जब ये बाहर निकल जाता है तो फिर इस बाहर निकले हुए मैग्मा को ही हम क्या नाम दे देते हैं, तो फिर हम इसको नाम देते हैं लावा। क्या नाम देते हैं, फिर हम इसको नाम देते हैं लावा। देखो जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आता है ज्वालामुखी के अकॉर्डिंग, आग का अंगोरा जब आता है धरातल पर, तो उसी को हम क्या नाम देते हैं, उसी को हम लावा का नाम देते हैं। तो मैग्मा से ही हमारा क्या रेडी होता है, लावा रेडी होता है। देखो नेक्स्ट यही क्वेश्चन है कि लावा किसे कहते हैं। धरातल के अंदर का अर्ध तरल पदार्थ जब धरातल पर निकलकर फैल जाता है तो इसे लावा कहते हैं। बिल्कुल सेम ऐसे समझाया ना आपको, तो बस आप समझो, आपसे खुद बन जाएगा, वो चीज़ों को रटो मत। अगर रटोगे ना तो फिर आप भूल जाओगे 2 दिन के बाद, और अगर समझोगे तो आप लाइफ टाइम तक इसको याद रख पाओगे और किसी भी एग्जाम में बैठ जाए, ये क्वेश्चन बन जाए आपसे बिल्कुल बिना पढ़े भी बन सकता है। नेक्स्ट है कि ज्वालामुखी क्या है।
देखते हैं ज्वालामुखी क्या होता है। ज्वालामुखी एक ऐसा शक्वाकार पर्वत है जिसके द्वारा भूगर्भ से नाली या दरार द्वारा आकस्मिक रूप से कीचड़, धुआं, वाष्प, गैसें, लावा तथा चट्टानों पदार्थ का प्रवाह धरातल पर पाया जाता है। इतनी बात क्लियर है। जो हमारी ज्वालामुखी होती है उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे अपने आप में कीचड़, धुआं, वाष्प, गैस, मैग्मा, लावा, चट्टानें, ये सब पदार्थ हमारी ज्वालामुखी के अंदर होते हैं और तभी ये फिर फट जाते हैं, बाहर आ जाते हैं धरातल पर। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। फिर है नेक्स्ट, क्रेटर किसे कहते हैं। ज्वालामुखी में निर्मित शंकु के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, हम क्रेटर कहते हैं। जो ज्वालामुखी के निर्मित शंकु के ऊपरी भाग को, जो ज्वालामुखी में क्या होता है, उसका एक शंकु के ऊपरी भाग होता है, उसका एक ऊपर का भाग होता है, तो उसके ऊपर को भाग को ही हम क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। कितने, 3 प्रकार की। एक होती है सक्रिय ज्वालामुखी, एक होती है हमारी प्रसुप्त ज्वालामुखी और एक होती है हमारी सुसुप्त या फिर शांत ज्वालामुखी। देखो जो हमारी सक्रिय ज्वालामुखी होती है ये क्या होती है, बिल्कुल अपने आप में एक्टिव होती हैं, फटते रहते हैं, कभी भी बंद नहीं होते। यहाँ पे ज्वालामुखी यानी कभी बंद नहीं होते, यहाँ पे बिल्कुल कंटिन्यू वर्षों तक कंटिन्यू तक चलते रहते हैं। और जो प्रसुप्त ज्वालामुखी होती हैं ये ऐसा होते हैं कि कभी फट जाते हैं और कभी शांत हो जाते हैं, कभी फट जाते हैं, कभी शांत हो जाता है इनका माहौल। और जो ये रहता है सुषुप्त शांत ज्वालामुखी, ऐसा होता है कि एक बार फट जाए फिर ये बहुत दिनों के बाद तक शांत रहती है अपने आप में, फिर ये वहाँ पे कोई भूचाल, कोई हंगामा नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो मेन होता है वो क्या होता है, सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी ये क्या होता है, अपने आप में एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। ये बिल्कुल आते रहते हैं, जो कि पर डे कई वर्षों तक एक्टिव रहते हैं, फटते ही रहते, तो इसको हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। एक जो सक्रिय ज्वालामुखी एक पाया जाता है स्ट्राम्बोली है, जो कि कहाँ पे, भूमध्य सागर में है। जब वो फटता है ना, वो एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है स्ट्राम्बोली। जब वह फटता है, भूमध्य सागर में पाया जाता है, जब वह फटता है ना तो उसके आसपास में भी बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, चांदना वगैरह, लाइट वगैरह से के टाइप में ऐसे हो जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। उसको हम भूमध्य सागर का क्या कहते हैं, प्रकाश स्तंभ कहते हैं। हमारे अमेरिका में भी, चिली, अर्जेंटीना में भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे मोना लोआ है, तो जैसे मोना लोआ है, ये हमारा कहाँ पाए जाते हैं, हमारा चिली, अर्जेंटीना में एक सक्रिय ज्वालामुखी का एक एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि अमेरिका में है एक, मैं नाम नहीं याद है मेरे को, उसका नाम है, मैंने पढ़ा था। चलो शो देखते हैं आगे। फिर नेक्स्ट है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया है ना, मैंने आपको पहले से ही बता दिया। तो क्या होता है, माउंट स्ट्राम्बोली। जो हमारी स्ट्राम्बोली होती है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। कहाँ पे पाया जाता है, जो कि भूमध्य सागर में पाया जाता है। और यह जब वो अपने आप में आता है ना, तो आसपास में भी बहुत क्या कर देता है, लाइट को बहुत दिनों तक, इसके आने से काफ़ी दिनों तक भी क्या रहती है, लाइट रहती है। तो उसी कारण हम इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। सो आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है सो आप मेरे को बता सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।